नमस्कार, रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस के राज्य के सबसे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष, और हरियाणा में जो चुनाव का पूरा बीड़ा है हुड्डा जी ने उठाया हुआ है, उन्हीं के कंधों पर बोझ है। किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की वापसी करनी है, उसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। हुड्डा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि बीजेपी बाहर और कांग्रेस इस बार, तो ये जो आपने बात कही है, इसके पीछे आपको कौन सा आत्मविश्वास है आपका जो इतना भरोसा दे रहा है कि इस बार बीजेपी बाहर और कांग्रेस की सरकार? देखिए भाई साहब, 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई लोकसभा और कुल 10 असेंबली सेगमेंट में लीड किया। अब 2024 का इलेक्शन हुआ तो 5 हमारी सीट आई लोकसभा में। तो मैंने उस टाइम कहा था कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ लीजिए, क्योंकि 90 हमारे हल्के हैं। 90 के 90 में हमारा वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, 10 के 10 में हमारा वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 19 में हमारी वोट जो शेयर था वो 28% था, अब 48% पहुंच गया। उनका 12% घटा है। तो साफ है, ये लोगों के ये संकेत होते हैं जिसके आधार पे मैं ये बीजेपी की 10 साल सरकार रही है और उसके पहले आपने 10 साल राज्य को चलाया है। तो मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि आपके 10 साल और इनके 10 साल, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, यही वजह है, जो बदलाव का जो कारण है वो यही वजह है। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और 14 से 24 बीजेपी जेजेपी की सरकार रही। लोगों ने तोल के देखा है हमारी उपलब्धियां, इनकी विफलताएं। जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का प्रदेश। ये मेरे आंकड़े नहीं भाई, केंद्र के आते हैं, आप लोगों के आंकड़े। अब 2014-24 के बीच में आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में हम बहुत आगे हैं, और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरागी, जैसे सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है ना, उसमें हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। और खेल खिलाड़ी में देखिए आपने, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम कमाया, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इस वास्ते लोग इनसे विमुख हो गए। किसानों से वायदा किया कि आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो दुगनी नहीं करी। आप देखो एमएसपी पहले हमारे टाइम में कितने % बढ़ती थी अभी, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था हरियाणा में, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक का क्या था, और आज क्या है। पहले हरियाणा में भाई साहब डीजल सारी स्टेटों से सस्ता था, राजस्थान से भी, दिल्ली से भी, हरियाणा से भी। बॉर्डर पे बोर्ड लगे हुए थे सबसे सस्ता डीजल, क्योंकि रेट हमारा कम था। अब इन्होंने बढ़ा दिया, अब सब पंजाब से भी महंगा है, चंडीगढ़ से भी महंगा है, राजस्थान से महंगा है। हाँ, अब तो वो मैं देखता था नंबर 1 हरियाणा का वो स्लोगन चलता था आपका। ये जो 7 गारंटी आपने दी है, क्योंकि अब तो मैनिफेस्टो आ गया, उनका भी आ गया है, तो ये 7 गारंटी को इम्प्लीमेंटेशन का क्या आपके पास एडवांस में रोड मैप है? नहीं भाई साहब, सारा एनालिसिस करके देखा है जी। कोई मतलब इतना आसान नहीं, लेकिन हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 2005 में जब हमारी सरकार बनी में 2200 करोड़ का प्लान बजट था और 1600 करोड़ की बिजली बिल एक कलम से माफ कर दी थी। बोले कैसे हुआ ना। और हरियाणा की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत छोड़ के गए, इतने हमने प्रोजेक्ट बनाए। अब देखो इनकी अचीवमेंट कुछ नहीं, इसी वास्ते ये बात करते हैं। इनका कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, महिला को 2000 क्या उन्होंने 2100 कर दिया। हमने कहा 2 लाख नौकरी हम देंगे, उनको सैंक्शन पोस्ट है, तो इन्होंने भी कह दिया। एक बात तो मान ली ना इन्होंने कि 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली है। तो ये अपनी विफलता सामने क्या आ गई, तो ये विफलता है, क्योंकि इन्होंने जो रोजगार कौशल रोजगार निगम चलाया ना भाई साहब, उसमें ठेके पे नौकरियां दे रखी है। मतलब हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, ये खुद सरकार ठेकेदार बन गई। उसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है,
ना पक्का है। और जो जिस पोस्ट की तनख्वाह मिलनी चाहिए 40,000, ये 15,000 के ठेका दे रहे, कम दे रहे। तो इस वास्ते जो है ना, वो जो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन नहीं दिया इन्होंने, शेड्यूल का रिजर्वेशन दिया, उन बच्चों की उम्र भी निकल गई, तो क्या करें। तो ये आपके सामने है, तो लोग इस बात को समझते हैं। ये क्योंकि आपकी चेयरमैनशिप में कमेटी भी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में आपने रखा भी था, तो ये एमएसपी की गारंटी आपने कहा है कि कानून में गारंटी देंगे हरियाणा में, और C2 प्लस 50% MS स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर। वो तो हमने कहा है कि राहुल गांधी मजबूत नेता है, हम लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि जो मूल्य जो तय किया जाए स्वामीनाथन C2 फार्मूला। लेकिन हरियाणा में आप कानूनी गारंटी देंगे? मतलब कानूनी गारंटी यही है ना, कोई भी व्यक्ति MSP से कम नहीं खरीदेगा। अच्छा, एक आपने अभी मैं देख रहा था अम्बाला में, आपने कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो समूह बॉर्डर खुल जाएगा, तो आप किसानों को दिल्ली जाने के लिए रास्ता दे देंगे। तो लोकतंत्र पहली चीज है भाई साहब जी। लोकतंत्र में यही मैंने कहा, लोकतंत्र में किसी का रास्ता रोक नहीं सकते, आवाज सुननी चाहिए। ये बात दूसरी है, किसी को आगे से भी रोक सकते हैं आप। ये बात दूसरी है कि भाई अगर कोई कानून हाथ में ले तो आपके पास कानूनी ताकत है। लेकिन कोई शांतिप्रिय ढंग से आ रहा है, कैसे आप खड़े हो सकते हो, कैसे कर सकते हो, उनको माने नहीं देंगे। हम उनकी बात सुनो, बातचीत करो, उनका समाधान निकालने का प्रयास करो, ये तो ठीक है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है और बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास के सारे काम रुक जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे। इस उनकी इस टिप्पणी को किस तरह देखते हैं? ये भाई साहब किसी की भी टिप्पणी नीचे से जो उन प्रधानमंत्री जी जो बता देते हैं वो कहते हैं या दिया हुआ, लेकिन विकास हुआ कहाँ है? देखो भाई साहब, 2005 से 2014 तक 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाई, इन्होंने एक पोल नहीं बनाया। उसी दौरान हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई या मंजूर कराई, इन्होंने एक इंच नहीं बनाई। उसी समय में हमने 4 पावर प्लांट बिजली के, एक न्यूक्लियर प्लांट फतेहाबाद में लगाया, इन्होंने एक यूनिट नहीं पैदा करी। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक मेडिकल कॉलेज था 2005 से पहले, वो भी हरियाणा बनने से पहले, जब हमारी सरकार एक था, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हमने। और देश का कोई भी आप राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट लोग लेके आए, मतलब आप शुरू हो जाओ भाई साहब, पंचकुला से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाए, फिर कुरुक्षेत्र आ जाओ, देश का दूसरा, एक अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया, फिर आप इसमें आ जाओ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमने बनाई मुल्क में, वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर लॉ स्कूल, लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, IIT आई वहाँ, IIIT आई वहाँ, है जी। और आपका एक निफ्टम आया, फूड टेक्नोलॉजी है जी। और नहीं आप देखो ना ये, और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ तो कई आई, SRM आई, कितनी यूनिवर्सिटी आई, कई आई। फिर हमने मूर्थल को यूनिवर्सिटी बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज चौधरी चोटरा के नाम से, महिला कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई कानपुर में भगत फूल जी के नाम से, वहाँ महिला मेडिकल कॉलेज बनाया, देश का पहला, आज़ादी से बाद का दूसरा, आज़ादी से पहले एक था, ये सरकारी क्षेत्र में केवल महिलाओं के लिए वो बनाया। फिर फरीदाबाद आ जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, YMC की यूनिवर्सिटी बनाई, मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया। फिर आप गुड़गांव चले जाओ, वहाँ देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर मनमोहन सिंह से रखवाई, आपको याद होगा। फिर आप रेवाड़ी चले जाओ, वहाँ इंदिरा गांधी जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, सैनिक स्कूल बनाया। फिर आप महेंद्रगढ़ चले जाओ, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, जहाँ लॉ कॉलेज भी होगा, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी होगा, तो एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ लेके आए। फिर झज्जर आ जाओ, वहाँ एम्स लेके आए, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लेके आए। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई और मेडिकल कॉलेज वहाँ सेंक्शन कराया। रोहतक में IIM आया और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई। हिसार में लाल राय के नाम से वो एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। सिरसा में आपको तो पता है चौधरी देवलाल के नाम से 6 कमरों की यूनिवर्सिटी बना रखी, नाम यूनिवर्सिटी रखा था, उसको राष्ट्रीय स्तर पे लेके आया। अच्छा, फिर जींद में चौरणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। मतलब उस तरह आप सारे घूम जाओ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में निवेश को लेकर के क्या है देखो, और इंफ्रास्ट्रक्चर यही तो होता है कि
प्रोग्रेस की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई मानेसर में IIT की एक्सटेंशन, फरीदाबाद में IIT बनाया, रोहतक में IIT बनाया, खरखौते में IIT बनाया, शाह में हमने इंडस्ट्रियल टाउन बनाया। इस तरह मतलब ताकि इन्वेस्टमेंट आज के इनके इन्वेस्टमेंट नहीं आई को, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, ना एजुकेशन किया, ना स्वास्थ्य, ना एजुकेशन। एक भी बता दे, बताओ। और विकास किस चीज का नाम है, ये एक दे दे। आप इनसे पूछो किसी को, तुम एक बता दो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आया हो, एक तो बता दे। तो ये मुख्यमंत्री बदला उन्होंने कुछ दिन पहले चुनाव से, उसको क्या ये आप देखते हैं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, या उसका कुछ फायदा एक लोकल आदमी को जो गांव देहात से थोड़ा क्लोज है कंपेरेटिवली पहले के, तो उसका इनको कुछ एडवांटेज? देखो ये तो मतलब ये तो समझते हैं एंटी इनकम्बेंसी, चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। ये चेहरे बदलते रहे मुख्यमंत्री के, लोगों ने इन्हीं को बदलने का फैसला कर लिया। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, पहले नारायणगढ़ से MLA थे, हाँ, फिर करनाल से गए, अब लालबाग चले गए। इनका मतलब कोई विश्वास नहीं। तो ये जो पहलवान वाला मामला है, पहलवानों का आंदोलन चला, दो बड़ी चीजें हुई। एक तो किसान आंदोलन चला इतने लंबे टाइम तक देश में, और वो कानून वापस हुए, एक तो ये मसला है। दूसरा फिर उसके बाद हमारे रेसलर जो जंतर मंतर का उन्होंने जो छेड़छाड़ के मामले में रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन चलाया। अब ये ओलंपिक हो गया, विनेश वहाँ पे जो भी टेक्निकल रीजन रहा उसको मेडल नहीं मिल पाया। उसके बाद आपके पास पार्टी में है, तो अब ये कहते हैं कि साहब वो जो है ये कांग्रेस के साथ पहले से ये लोग थे सपोर्टेड, तो इसलिए जो है ये तो कांग्रेस की वजह से कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही थी आंदोलन में। एक तो ये आरोप लगाते हैं ये लोग। दूसरे किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो लगातार बीजेपी का गांव-गांव में विरोध कर रहे हैं, जाके उनके विधायक जो भी कैंडिडेट हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों का कितना एडवांटेज मैं देखता हूँ, क्या आप देखते हैं? मैं क्या कांग्रेस को क्या किस तरीके का फायदा मिलेगा एंटी इनकम्बेंसी के अलावा? एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं है, पहलवानों की बात की ना जी। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है जी, देश की 2% पॉपुलेशन, लेकिन खेलों में अगर 38 गोल्ड मेडल आते हैं देश के, तो 22 हरियाणा के होते हैं। ओलंपिक्स में 6 मेडल आते हैं तो 4 हरियाणा के होते हैं। इन्होंने सारे देश में पॉपुलेशन 2% है ना हमारी, तो छोटी बात थोड़ी। वो धरने पे बैठी है जो जिनका नाम मेडल में है, तो कोई ना कोई तो मुझे उन्होंने तो समर्थन तो किया ना उनको, इनकी मांग को भी इनके साथ न्याय करो। बाकी हमारे हमने कौन से नहीं किया, हमें चीज़ों में नहीं है। राजनीति, खेलों में राजनीति नहीं करते। और किसान आंदोलन का क्या आपको फायदा होता है? नहीं, किसान आंदोलन तो जो 3 कानून लेके आए थे, किसान विरोधी थे, आप तो लिखते रहे हो। फिर अच्छा, या आप ये मानते हो कोई? नहीं, मैं तो देखिए किसान का तो आंदोलन के मुद्दों के लिए था, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। एक ये है कि ये क्या पार्टी में कुछ गुटबाजी का मसला आता है, क्या कहते हैं ज्यादातर टिकट तो हुड्डा जी के लोगों को मिले हैं, और मतलब ये इसे कैसे देखते हैं? जो बातें चलती हैं हम तो वो सवाल, ये कुछ नहीं है, तो नरेशन तैयार करते हैं, ऐसी बात नहीं। टिकटें जो है ना, एक भाई साहब 2,500 एप्लीकेशन थी, हाँ, स्क्रीनिंग कमेटी बैठी है, स्क्रीनिंग की, अलग अलग सर्वे मंगाए, उनकी सर्वे टीम है, SCC की भी है, और भी अलग सर्वे से देखा। तो बेसिक जो है पॉलिसी हुई भाई, आपके जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेटों को दो। जिताऊ कैंडिडेट टिकाऊ को मिल गई थी। ये पीछे थोड़ा शैलजा की नाराजगी को लेकर के बात थी, हालांकि वो तो रैली में आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं भाई, ये तो इनका वो कहते हैं उनका जवाब भी आ गया, तो मतलब ही नहीं, कांग्रेस एक है। जातिगत समीकरणों को देखते हैं आप, उनका किस तरीके से है, या आप उसको या ओवरऑल देखते हैं कि सबका साथ है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में? कांग्रेस की शक्ति 36 बरादरी की है। कांग्रेस का नारा है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, कोई नया नारा करो। मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के आपके यहाँ क्या सिस्टम होगा? हमारे जो आम हर पद की यही हमारी कि जो विधायक चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, विधायकों को मत लेंगे, जिधर विधायक ज़्यादा होंगे हाईकमान को देंगे, हाईकमान जिसको बना देगा मंजूर करेंगे। नहीं, लेकिन जिस तरीके का लोगों के बीच में है, क्योंकि ये तो सारा हुड्डा जी के कंधों पे चल रहा है चुनाव, और विकल्प के रूप में जो देख रहे हैं, पार्टी भी अपनी जगह है, तो
उसको लेकर के आपका क्या? पार्टी के लिए करें, मैं तो बता दिया ये वो है, जो भी फैसला लेंगे मंजूर होगा। एक मैं हरियाणा के जो परिवार हैं उसको लेकर के एक छोटा सवाल है। वीरेंद्र सिंह जी तो वापस आ ही गए हैं, ठीक है, बंसीलाल जी के पुत्रवधू उधर चली गई बीजेपी में, बट उनके सामने आपने रणवीर महिंद्रा के बेटे जो है वो चुनाव लड़ा और ये इधर भजनलाल जी का परिवार उधर गया कि चंद्रमोहन जो है सुना है अच्छा लड़ रहे पंचकुला से। तो इसका मतलब ये जो पुराने कांग्रेस के परिवार हैं वो अभी भी ज़्यादातर कांग्रेस के इर्द-गिर्द ही हैं। भजनलाल जी तो खैर उसमें बीएसपी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी में रहे, हरियाणा विकास पार्टी में तो वो तो अलग अलग बात है, लेकिन चौधरी बंसीलाल का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा जी स्टेट की गवर्नमेंट में, और शुरू में क्योंकि उनको मौका मिला, अच्छा काम किया। तो आप सीधा मुकाबला मान रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बाकी जो प्लेयर हैं उनका कोई इसमें इस तरीके का? लोकसभा में देख लिया आपने, हाँ, लोकसभा में भी यही हुआ, जो पार्टियां खड़ी थी 1% मुश्किल करती है, तो किसी के तो 1% तो कुछ सीटों का नंबर कुछ कैलकुलेट किया आपने, या अभी ये है कि सरकार बनेगी, नंबर अभी नहीं कैलकुलेशन मैं नहीं करता, लेकिन मैं माहौल देखता हूँ लोगों, उसके आधार पर कह सकता हूँ भारी बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। तो उर्गा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वो इसको टाइम दिया उसके